नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सही रणनीति और संकल्प से सफलता तक पहुँचें। प्रिय विद्यार्थियों, इस चर्चा को आप मोटिवेशनल तौर पर नहीं लेंगे, बल्कि मार्गदर्शन के तौर पर लेंगे और ये चर्चा आप सभी को जागृत कर सकती है या फिर अगर आप अपनी तैयारी में सुस्त पड़ गए हों या आलस आ गई हो, तो भी आपको एनर्जी भर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप तैयारी करने जाते हैं, आपकी तैयारी के दौरान तमाम बाधाएँ आती हैं, तमाम समस्याएँ आती हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आगामी जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, हिंदी पट्टी में, चाहे यूपी में, चाहे बिहार में, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को जगाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो की पॉइंट्स के रूप में हम देखेंगे कि चर्चा का जो बिंदु है कि तैयारी में आने वाली कौन-कौन सी बाधाएँ हो सकती हैं और उन बाधाओं से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है और आप सभी के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से कि हमारी बात आप सभी को कितना प्रभावित करती है और आपको ऊर्जा से भरती है या फिर सावधान करती है। तो कमेंट सेक्शन में मूल्यांकन के तौर पर कुछ प्रश्नों को हम देते रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तरों को भी हम देखेंगे और उत्तरों के बहाने हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप सभी में कितना बदलाव आ रहा है और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कौन-कौन सी सावधानियां रख रहे हैं। तो चलते हैं एक-एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम तैयारी करने जाते हैं और तैयारी को हम एक तरीके से माइंड गेम के रूप में देख सकते हैं। सभी खेल इस मानसिक खेल पर ही आधारित है। हमारा अगर मन लगता है, तो हम तैयारी में आगे बढ़ते हैं। मन अगर नहीं लगता है, तो हम तैयारी में पीछे रह जाते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में उठती रहती हैं? तो सबसे पहले हम उन बाधाओं की तरफ संकेत करेंगे और ये सभी पॉइंट्स हम आप सभी के कमेंट्स के आधार पर ही तैयार किए हुए हैं और कई बार हमने अपने समय में तैयारी करने के दौरान भी इस चीज़ को महसूस किया, अनुभूत किया कि ये समस्याएँ प्रायः विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के सामने आती रहती हैं। तो सबसे पहली जो बाधा आप लोगों के दिमाग में आती है कि परीक्षा नज़दीक है, अब क्या करें? जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत में यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, जो कि अपने कैलेंडर पर निर्धारित रूप से होती रही हो। यूपीएससी ही एकमात्र ऐसी परीक्षा अभी तक हमें दिखाई पड़ती है, जिसका कि जो भी कैलेंडर निर्धारित है, वो समय पर 1-2 महीना जो भी इधर-उधर लेट होता होगा, लेकिन हो जाती है। मतलब कि 1 साल का जो इसका कैलेंडर निर्धारित किया गया है, उसमें यूपीएससी अपने कैलेंडर को का पालन करते हुए उसको पूरा कर देता है। लेकिन अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें, तो शिक्षक भर्तियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। परीक्षा नज़दीक है, कैसे परीक्षा नज़दीक आ जाती है, हमें इसका एहसास ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। फॉर्म भरे हुए 2 से 3 साल हो जाते हैं और अचानक पता चलता है कि आपकी परीक्षा होने वाली है। इसीलिए विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल आ जाता है कि परीक्षा नज़दीक आ गई है, अब हम क्या करें? अगर शिक्षक भर्ती की बात करें, तो औसतन 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में और ये तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बतला रहे हैं। कुछ शिक्षक भर्तियाँ सीधी भर्ती के रूप में होती हैं। विज्ञापन निकलता है, खास तौर से मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करूँ, तो कई बार तो 4 से 5 साल भी लग जाते हैं और फॉर्म 1 से अधिक बार रिवाइज़ होकर भी आते रहते हैं। तो हम परीक्षाओं पर आधारित वैकेंसीज़ पर ही चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्तियों में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। आप लोगों ने भी इसको महसूस किया होगा। तो परीक्षा नज़दीक है, ये कहना तो बिल्कुल एकदम से अ, अतार्किक लगता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी कि इसको मैं क्यों अतार्किक बतला रहा हूँ। परीक्षा नज़दीक है, ये मन का एक तरीके से गेम है कि आपको लगता है कि हम तो इंतज़ार करते रह गए। ज़ाहिर-सी बात है कि परीक्षा का फॉर्म निकला हुआ है, तो वो होगा ही होगा। ठीक है? तो नज़दीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि समय कम है, समय अपनी निर्धारित गति से चल रहा है। उसको न कोई कभी रोक पाया है, न रोकने की किसी की शक्ति है, वो तो अपना चलता रहेगा। हमें निर्धारित करना है
कि समय को कैसे हम अपने अपने आधार पर उसको पालन करते हुए अपनी तैयारी करें। कई बार कमेंट्स आता है विद्यार्थियों का कि पारिवारिक ज़िम्मेदारी है। आप जानते हैं कि अगर आप मनुष्य हैं, तो आप परिवार से जुड़े रहेंगे, समाज से जुड़े रहेंगे और अन्य चीज़ों में भी आपको समय देना पड़ेगा। तो पारिवारिक ज़िम्मेदारी तो रहती है, किसी को कम रहती है, किसी को ज़्यादा रहती है। तो इसमें भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा कि फलाँ परीक्षा में बैठना है, तो इन ज़िम्मेदारियों को कम से कम कैसे निर्वहन करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखा जाए। पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में ख़ास तौर से जितने शादीशुदा लोग हैं, उनके सामने समस्याएँ आती हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को सँभालने के लिए। तो वो तो एक आपका दायित्व भी है और कर्म भी है। लेकिन इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि आइडियल के रूप में देखे जा सकते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं जिस कॉलेज में कार्यरत हूँ, वहाँ पर कई शिक्षक आए हुए हैं जिनकी उम्र 50 प्लस है। तो वो लोग कहते हैं कि अब तो हमारी नौकरी कुछ ही दिन बची हुई है, बहुत लेट मिली। लेकिन मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ कि पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि वो नए जो हताश हो जाने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए आइडियल रूप में है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस उम्र तक चले जाएँ, लेकिन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए किसके जीवन में वैलेंटाइन नहीं है, किसके जीवन में होली, दिवाली, दशहरा किसके जीवन में नहीं है। तो निभाना पड़ेगा आपको, अपना मैनेजमेंट ठीक से करना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें? तो इसके लिए आपको सीटिंग प्लान अपना ठीक करना पड़ेगा, आपको बैठने की कोशिश करना पड़ेगा, तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए। एक आपको अपना प्लान निर्धारित करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका पढ़ाई में मन लगे। तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं और आपको गाइड करने वाले ढेर सारे लोग मौजूद हैं। फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी करना आप ही को है। तो इसलिए ये भी बाधा के रूप में है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, खुद आपको थोड़ा-सा चिंतन करना पड़ेगा। कई विद्यार्थियों को कमेंट्स आते हैं कि अगर हमें फलाँ का पीडीएफ मिल जाए, फलाँ का नोट्स मिल जाए, तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि जितना अपने से आप करेंगे, उतना आप बेहतर होते जाएँगे। तो इसको लेकर भी आप अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कीजिए। आप क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे एक से एक नोट्स, एक से एक पीडीएफ घूम रहे हैं। लेकिन जो सटीक जानकारी होनी चाहिए, सटीक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो जब आप खुद मूल किताबों को पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा। कई बार विद्यार्थियों के सामने आता है कि उत्साह की कमी हो रही है, अब क्या करें? ज़ाहिर-सी बात है कि जिस फॉर्म को आप 2 साल पहले भरे हुए थे और अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई, आप पढ़ते रह गए, तो उत्साह में कमी आती है। तो इसके लिए आप मोटिवेशनल आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों को सुनते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि वो अपना मंत्र दे रहे हैं। लेकिन ये मंत्र उपयोगी नहीं हो पा रहा है। कुछ देर के बाद फिर से उत्साह की कमी होने लग रही है। ठीक वैसे ही जैसे हम जादूगर के जादू को देखने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि जादूगर अपने जादू से तमाम कारनामे दिखला रहा है, बहुत सारी घटनाओं को प्रस्तुत कर दे रहा है और हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, सोचने लगते हैं कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को कर दे रहा था। बाद में पता चलता है कि जादूगर का तो जादू जो है उसी के पास रह गया, हम उसके जादू को भी नहीं सीख सकते, बस चिंतन-मनन ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आपको नहीं भागना है कि हमेशा नहीं तो ये आपके आदत में आ सकता है कि हमेशा उत्साह की कमी रह सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत उत्साह में कमी आ जाती है, लेकिन कुछ क्रिएटिव कामों को करके आप उससे निजात पा सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बाधाएँ हैं जो कि व्यावहारिक रूप में विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के सामने आती हैं और इन इन बाधाओं से हमें मुक्ति अ, अगर मिल जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो शायद आप सफलता तक जा सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही था।
तो ये सारे जो पॉइंट थे, हमने आप ही सभी के कमेंट्स के माध्यम से कहीं-कहीं कुछ-कुछ देखा हुआ था। अब आपको लगेगा कि सही में जब हम तैयारी कर रहे थे, तो ये सब बाधा के रूप में ही थी। परीक्षा अगर हम फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसका तो होना तय है, भले वो लेट सवेर हो। लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है, तो आप भी अपनी स्पीड को उसी हिसाब से करते चलिए और जैसे-जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, वैसे स्पीड बढ़ाइए। थोड़ा-सा तो वक़्त आपको देना पड़ेगा। अब बात हम करते हैं कि इन बाधाओं से सही रणनीति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मुक्ति पाई जा सकती है। अब सही रणनीति और दृढ़ संकल्प क्या हो सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि एक संकल्प होता है और एक होता है दृढ़ संकल्प कि तमाम बाधाएँ आएँ, लेकिन मैं दृढ़ बना रहूँगा। अभी हाल-फिलहाल में मैंने एक फ़िल्म देखी छावा करके, उसमें जो संभाजी है, उसके दृढ़ को देखते हुए मुझे लगा कि ऐसा दृढ़ तो हमारे परीक्षार्थियों में होना चाहिए, विद्यार्थियों में होना चाहिए और न सिर्फ़ परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों में होना चाहिए, बल्कि शिक्षकों में भी होना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसी दृढ़ संकल्प के माध्यम से भले अनुराग हिंदी अकेडमी आपको लग रहा हो कि रेगुलर नहीं चलता है, लेकिन पर डे अभी तक मैंने लगभग 1700 वीडियो बनाई हुई है। इसमें से 1650 वीडियो तो एकदम ठोस तरीके के कंटेंट पर आधारित हैं और जो शेष 50 हैं, उसमें 25 के आसपास में मार्गदर्शन के तौर पर हैं और 25 सामान्य जानकारी के तौर पर हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का निजी रोना-धोना कोई प्रस्तुति नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो इन सभी बाधाओं से गुज़र रहे हैं और रोने-धोने का कोई स्पेस ही नहीं बचता है। और किस बात का रोना-धोना है? जो चीज़ है, उसको आप टू दी टाइम और ठोस तरीके से प्रस्तुत करिए, विद्यार्थी अपने आप आज नहीं तो कल आपकी महत्ता को समझेंगे। ढेर सारे विद्यार्थी हमारा भी मनोबल बढ़ाते हैं और कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है और जो विद्यार्थी नहीं करते हैं, उम्मीद है कि वो भी समय के अनुसार करेंगे। तो समय सब चीज़ निर्धारित करता है कि कैसे करना है, इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अब हम रणनीतियों पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप अगर मन बना लिए हैं कि मुझे फलाँ क्लास का शिक्षक बनना है। कई लोगों का 1 से 5वीं तक बनने का मन करता है, कुछ का जूनियर हाई स्कूल का, कुछ का टीजीटी, पीजीटी का, कुछ का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। ज़ाहिर-सी बात है कि लक्ष्य को हमेशा ऊँचा रखना चाहिए, लेकिन मौकों का फ़ायदा उठाना चाहिए, जहाँ जैसे मौका मिल रहा है उस तरीके से करना है। और शिक्षक भर्तियाँ भी आप देखेंगे 50 तरीके की भर्तियाँ हैं, कुछ स्टेट लेवल की हैं, कुछ सेंट्रल लेवल की हैं, ठीक है ना? तो आपके पास जो भी योग्यता है, उसके आधार पर आप फ़ॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए अपना मन बनाइए। मैंने शुरू में कहा कि तैयारी माइंड गेम है। अगर आपका मन लग गया, तो तमाम बाधाएँ आपके सामने आएँगी। आप उसमें अपने को मजबूत करके रखेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए जिस भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके प्रिंटेड सिलेबस को अपने पास ज़रूर रखिए। इसके बाद टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन कीजिए। टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको कि आप पालन कर सकते हैं। बहुत बहुत कठोर तरीके का टाइम टेबल नहीं बनाना है। पहले जब भी टाइम टेबल बनाते थे लोग, तो एकदम से 14-15 घंटे का टाइम टेबल बना देते थे। लेकिन कोशिश कीजिए, अपने टाइम टेबल में धीरे-धीरे वो संशोधन भी करते रहिए। पहले 2 घंटे का बनाइए, फिर 4 घंटे का बनाइए, फिर 6 घंटे का बनाइए। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो 8 घंटे का बनाइए। बाकी आप देखेंगे कि सारी जो बाधाएँ थी, वो आपके फ़ेवर में आने लगेंगी। अगर आपको पारिवारिक ज़िम्मेदारी दी गई है, लेकिन आप तैयारी मन से कर रहे हैं, तो कोई भी घर परिवार का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जो आपको रोकने की कोशिश करेगा या फिर आपको परेशान करेगा। वो कहेगा कि इतना मेहनत ये कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इसमें कुछ योगदान दें। ठीक है ना? तो आपको धीरे-धीरे अभी करना है। अब ये नहीं कि एक ही दिन आप बैठ के 10-10 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए, तो भी आप क्या हो जाएँगे, हतोत्साहित हो जाएँगे। क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ, ये पता नहीं क्या है, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि औसतन आप देखेंगे कि 2 साल तो लगता ही लगता है। बहुत कम में आप देखेंगे, कभी-कभी केबीएस इत्यादि का आ जाता है कि साल भर में कंप्लीट हो गया। वो भी फॉर्म आता है तो 5-5 साल तक लगता है। मुझे ये कहने में बहुत एक तरीके से गर्व का महसूस भी हो रहा है कि इस चैनल पर केबीएस की परीक्षा में जो भी सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
चूँकि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म इत्यादि नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से सफल हुए और मुझे याद आता है कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो करीब 50,000 के आसपास में सब्सक्राइबर जुड़े हुए थे। बहुत तेज़ी के साथ इस चैनल पर जुड़े थे और हमने भी कमर तोड़ मेहनत किया हुआ था उनके सिलेबस को लेकर। तो टाइम टेबल को आपको फ़ॉलो करना है और जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम प्लेलिस्ट इस चैनल पर बने हुए हैं। उन प्लेलिस्टों को देखते हुए अपने टाइम टेबल के अनुसार ज़रूर देखिए। क्योंकि मैंने बताया आप सभी को कि 1700 वीडियो में 1650 वीडियो तो एकदम से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही है। अगर आप थोड़ा भी विश्वास करेंगे और आप मन लगाएँगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने गाइड के संपर्क में रहें, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके संपर्क में रहें। ये नहीं कि 1 सप्ताह उसको देखे, फिर लगा कि ये तो बोर कर रहा है, अब हमें चेंज करना चाहिए। ऐसे चेंज करते रह जाएँगे, तो फिर हो सकता है कि आप पीछे रह जाएँ। जो भी जिसकी भी बात आपको अच्छी लगती हो, उसके संपर्क में ज़रूर रहिए। प्रैक्टिस सेट करें। जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए, उसके आधार पर प्रैक्टिस सेट करते रहिए और जो भी सब्जेक्टिव जहाँ पर भी पढ़ाई हो रही है, उस सब्जेक्टिव पढ़ाई को ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव तौर पर मजबूत रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, कोई आपको परेशानी ही नहीं रहेगी। किसी भी तरीके से, चाहे नए पैटर्न से सवाल आए, चाहे पुराने पैटर्न से सवाल आए, आप वहाँ पर कर लेंगे। क्रिएटिव अप्रोच को अपनाएँ। कई बार जैसे पढ़ते-पढ़ते आप अ लग रहा है कि बोर हो रहे हैं या फिर मन नहीं लग रहा है, तो कुछ क्रिएटिव अप्रोच अपनाइए। कुछ मतलब कि क्वेश्चन आंसर को याद करने का तरीका अपनाइए, अपना फ़ॉर्मूला तैयार कीजिए या फिर किसी किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है? इस तरीके से क्रिएटिव टाइप का। आपको गांधी जी की तरह कि संघर्ष विराम संघर्ष। जब गांधी जी विराम करते थे, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सोना शुरू कर देते थे, बल्कि उसमें क्रिएटिव माइंड को चलाते थे। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम चौबीसों घंटा लगे रहिए आप। कुछ क्रिएटिव अप्रोच ज़रूर अपनाइए कि इस बार ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अपने से बात करिए किताबों को पढ़ते हुए। धैर्य और निरंतरता बनाए रखिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है कि आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। क्योंकि फॉर्म निकालने वाले ही आपके धैर्य को ही चेक कर रहे हैं कि 2 साल तक ये जीवित रह रहा है कि नहीं। अगर आप जीवित रहेंगे तभी तो परीक्षा में जाएँगे। धैर्य आपको रखना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समय आएगा, प्रिय विद्यार्थियों मेरा तो यही मानना है कि समय ज़रूर आता है। आपको ढेर सारे निजी जीवन के बारे में हम बताना ही नहीं चाहते हैं। बीए के बाद ही मैं उसमें हो गया था बीटीसी में मेरा चयन हो गया था। लेकिन लगा कि नहीं मुझे और आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन बीटीसी में हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी थे, वो सब प्राइमरी में टीचर बन गए और बाद में मुझे संघर्ष करना पड़ा। कम से कम 2012 ईस्वी से लेकर 2017 तक मुझे लग रहा था कि नौकरी ही नहीं मिलेगी। लेकिन 2017 में नौकरियाँ मिली तो 3-4 एक नौकरी नहीं मिली, 3-4 नौकरियाँ मिल गईं और मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ठीक है? तो समय जब तक निर्धारित है आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि इन 2012 से लेकर 2017 तक मैं पूरा हताश, निराश था, खूब मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। खुद से हम बात कर रहे थे कि मुझे और क्या करना है, कैसे करना है। बीच-बीच में रिजल्ट्स भी निकलते थे, इंटरव्यू भी दिया करता था और अ, अंत में फाइनल रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन उम्मीद रहती थी कि ज़रूर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको धैर्य रखना है और निरंतरता को बनाए रखना है, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। भले किसी दिन आप 1 घंटा पढ़िए, किसी दिन 2 घंटा पढ़ लीजिए, किसी दिन 3 घंटा पढ़ लीजिए, आप उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और पता नहीं आप लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं बहुत लंबी-लंबी बात तो नहीं कर पाता हूँ और मैं बहुत कम बोलने वाले विद्यार्थियों में था। जब मैं विद्यार्थी था तो बहुत कम बोलता था। लेकिन अब टीचिंग प्रोफ़ेशन में आया तो बोलना ही पड़ा और बोलने का ही पैसा मिलता है। मैं बार-बार लोगों से कहता भी हूँ। तो फिर मैं बोलना सीख गया। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता। जो मैं टॉपिक आप सभी को पढ़ाता हूँ, आप देखेंगे कोई टॉपिक कभी कम समय का रहता है, कभी ज़्यादा समय का रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन कम हो गया, अगले दिन उसको मुझे कवर कर लेना है। ताकि जो मुझसे जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, वो विश्वासों पर जुड़े हुए हैं। मैं किसी का पैसा लेकर दबा के नहीं रखा हूँ कि क्या करूँ मजबूरी में फँस गया हूँ, अब तो कोर्स कंप्लीट ही करना पड़ेगा। आप लोग फ्री हैं, जैसे हमारा देश फ्री है, हम लोग स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, वैसे ही आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में स्वतंत्र हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी पॉइंट्स आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि बाधाएं जो हैं वो सिर्फ एक पट्टी के रूप में है। उनसे आपको निजात पाना पड़ेगा सही रणनीति के माध्यम से और दृढ़ संकल्प के माध्यम से। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो जब आप सफल होंगे तो आपका इतिहास लिखने के लिए लोग दौड़ेंगे और बताएंगे कि ये तमाम विषम परिस्थितियों में भी अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और आपका लोग गुणगान करना शुरू करेंगे, आपकी गाथा लिखना शुरू करेंगे, आपको अपना आइडियल भी बनाएंगे। ऐसे ही कोई नहीं सफल होता है। आपको लगता है कि जितने लोग नौकरी पाते हैं वो झटके से पा जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 1-2% ही होती है, नहीं तो बाकी कहीं न कहीं तप कर आते हैं और वो उसमें जाते हैं। वही नौकरी के महत्व को भी समझते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में सारे प्रश्न ज़रूर आते होंगे, तो उनको कैसे हम उबारें, कुछ बातें उनको बतानी चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन में, जो भी हम सवाल पूछते हैं आप सभी से, और उसका परसेंटेज भी हम निर्धारित करते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी सही जवाब दिए, कितने नहीं दे पाए, किसको कैसे सावधानी रखनी चाहिए। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें कि बताया था कि किन गलतियों से हम असफलता को प्राप्त करते हैं। तो कुछ मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बात उसमें आप सभी को बताया था और उसका प्रभाव यहाँ पर दिखलाई पड़ा है। आप लोग अब क्वेश्चन को और जो मैं सब्जेक्टिव तौर पर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये परसेंटेज ही बता रहा है यहाँ पर कि अब आप लोग जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। सवाल पूछा गया था कि यदि द्विवेदी जन जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। द्विवेदी जी के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है? 70% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया कि रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना? तो अच्छा लगा मुझे देख के कि मेरी बातें आप लोग समझते हैं और उसको समझते ही नहीं, बल्कि उसका पालन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे जो सवाल पूछा गया था कि देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि किस आलोचक ने माना? सही करने वालों का प्रतिशत ज़्यादा है। 42% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया और मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी नीचे विस्तार से इसका कमेंट करने लगे कि किस किताब में कहा था, उसका प्रकाशन कब हुआ था, मिस्र बंधु में कौन-कौन भाई हैं, पूरा मतलब। यानी कि जब क्लास इतना एनर्जेटिक होता है, तो शिक्षक क्यों नहीं एनर्जेटिक हो, उसके अंदर ऊर्जा भर जाती है कि भले हम लोग फिजिकल एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन डिजिटली देखिए कितना प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो बात कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है। यहाँ पर कोई इस तरीके की फालतू बातें की ही नहीं जाती हैं कि जिससे कि आपको लगे कि हमने अपना समय गँवाया हुआ है। तो एकदम से समय की कीमत को चुकाते हुए 42% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। हालाँकि 32% विद्यार्थी अभी कन्फ्यूज़ रहे। उम्मीद है कि आगे के प्रैक्टिस सेट्स में या फिर इस तरीके के क्वेश्चन्स में वो कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे। वो सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास सीरीज को ज़रूर देखेंगे। आगे हमने सवाल पूछा था कि हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि समालोचना का जो सूत्रपात था, वो आनंद कादम्बिनी से माना गया था। हालाँकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन इसका सही जवाब आप देख रहे हैं 28% विद्यार्थियों ने दिया हुआ है। तो हमने पहले भी कहा था कि जिस भी परीक्षा में आप जाते हैं, उसमें 40 से 50% तक के बच्चों से ही आपका कॉम्पिटिशन रहता है। बाकी तो उन सभी बाधाओं से घिरे रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पारिवारिक ज़िम्मेदारी थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। इस तरीके से ब्लेम करते हुए आत्मसंतुष्टि मिलती है। बाकी सबसे अच्छा अगर कोई जानता है, तो हमारा हृदय जानता है। आगे जो है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है? और लगभग 74% विद्यार्थियों ने, लगभग क्या, पूरा 74% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। काफी अच्छा लगा कि वो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास सीरीज को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है और उनको मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं। इसी तरीके के प्रश्न तो आते हैं और परीक्षाओं में कट ऑफ को निर्धारित कर देते हैं, कौन उसके अंदर आता है, कौन बाहर चला जाता है। अगला जो प्रश्न था कि गल्प किस भाषा का शब्द है? तो 51% विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि बंग भाषा यानी कि बांग्ला भाषा का शब्द है गल्प, जो कि बाद में गप के रूप में फेमस हो गया। अगला प्रश्न हमने पूछा था कि उसने कहा था कहानी किस युग में प्रकाशित हुई थी? और यहाँ पर कोई ईस्वी सन इत्यादि नहीं दिया गया था, बल्कि युग दिया गया था
और 57% विद्यार्थियों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया। यानी कि अब उनको चाहे दाएँ से पूछिए, चाहे बाएँ से पूछिए, इधर से भी घुमाकर पूछिए, अब विद्यार्थी इतना अ, हो गए हैं कि वो सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। 57% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया और ढेर सारे विद्यार्थी तो नीचे कमेंट में बताए भी कि उसने कहा था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, किसकी कहानी है, उन्होंने कुल कितनी कहानी लिखी है, ढेर सारे जितने भी तथ्य है, गूगल के तरह वो पूरा बताना शुरू कर दिए। काफ़ी अच्छा लगा इन सारी चीज़ों को देखकर कि साथ में जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो आम विद्यार्थी नहीं बल्कि गंभीर विद्यार्थी हैं और उन्हीं का रिज़ल्ट आएगा। आगे हम प्रश्न पूछे थे आप सभी से कि दया या करुणा दुःखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक किसका कथन है? तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा रहे थे और उसी दौर में ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि पूछा जा सकता है, तो सही जवाब 47% विद्यार्थियों ने इसका दिया हुआ कि रामचंद्र शुक्ल ने। कुछ ने तो किताब का नाम भी बताया। इसमें मैंने देखा कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 में इसका ज़िक्र किया गया है और लेकिन इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संदर्भ में बात करते हुए एक जगह उनको हास्य रस की बात याद आने लगी, तो उन्होंने हास्य रस का काफ़ी विस्तार से विश्लेषण किया हुआ है, वहीं से इस कथन को हमने लिया हुआ था। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, उसकी कई बातें उनके निबंधों में भी दिखलाई पड़ती हैं, उनके आलोचनात्मक अ, किताबों में भी दिखलाई पड़ते हैं। मतलब कि एक ही व्यक्ति लिख रहा है, तो याद नहीं रहता है कि कौन-सी बात कहाँ पर लिखे थे, तो हो सकता है कि चिंतामणि भाग 1 इत्यादि में भी ये बातें हों। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने देखा कि इन आप सभी में काफ़ी सुधार आया हुआ है, कि मैंने बताया था कि किन-किन गलतियों से हम असफल हो जाते हैं और उसमें भी पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की हुई थी। तो अच्छा लगा और आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाधाएँ प्रिय विद्यार्थियों जीवन में बहुत सारी आती हैं, उन बाधाओं से लड़ते हुए मंजिल तक पहुँचना है और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। आपसे अगर मैं जुड़ा हूँ यहाँ, तो ये भी रास्ता बहुत आसान नहीं है। तमाम चीज़ों को करते हुए, फिर समय को निकालते हुए आप सभी से जुड़ना पड़ता है और इसलिए जुड़ते हैं कि कभी मैं 20-25 बच्चों का ज़रूर नाम लेकर बताऊँगा। जब मैं जिस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचूँगा, तो फिर उन बच्चों का नाम मैं ज़रूर लूँगा। न जाने वो पढ़ते तो हैं ही, लेकिन समय निकाल कर ज़रूर कुछ अच्छी बातें करते हैं, जिससे ये लगता है कि चलिए, कुछ तो हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा और जब आप सही रणनीति और संकल्प से तैयारी करेंगे, तो सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा और जो कुछ हमने सोचा-समझा, आपके सामने जो भी साझा किया, उससे आपके अंदर कितनी एनर्जी आई और आपका रास्ता कितना क्लियर दिखाई दिया, इसके लिए आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।